हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। और आज हम लोग जो है सो आपका 9 और 10 के डेट का जो करंट अफेयर्स है उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसी फॉर्मेट में आते हैं, चाहे स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। साथ में हम लोग का इनिशिएटिव है कि जो है सो कोशिश करेंगे कि लगभग 40-50 क्वेश्चन डेली बैक ईयर के और जो इम्पोर्टेंट इधर उधर क्वेश्चन है उनको लेके चलें, ताकि जो है सो आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, जैसे अपना यूपीएससी का एग्जाम है या स्टेट पीएससी के एग्जाम है, उसमें 100% कवरेज हो सके। ठीक है। और आप लोगों को एक आदत बन जाए कि हमें इतना क्वेश्चन करना है। धीरे धीरे आप लोग करते रहेंगे और आंसर जो है सो कमेंट में आप लोग बताते चलिएगा। ठीक है। तो आपका जो है सो हम लोग 9 और 10 का करेंगे। ठीक है। और आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो दक्ष सिविल सर्विस एकेडमी हो गया, या फिर जो है सो दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी हो गया, उस पर हम जो है इसका टेलीग्राम पे हम आपका इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट रिजल्ट फाउंड इफ मिक्सचर डोजेज ऑफ द कोविशील्ड एंड द कोवैक्सीन। तो अब आपको पता है कि जो है सो आपका आईसीएमआर ने कहा है, आईसीएमआर क्या कहता है कि जो है सो आपका अगर जो है सो आपका कोविशील्ड और जो है सो कोवैक्सीन को अगर एक डोज कोविशील्ड का आप लेते हैं और एक डोज कोवैक्सीन का लेते हैं तो इसका आउटपुट लगभग जो है सो 95% के समथिंग हो रहा है। और साथ में यह जो है सो आपका डेल्टा वेरिएंट से, डेल्टा जो है सो वेरिएंट जो है सो कोरोना का है, उससे भी आपको ये बचाता है। तो अगर अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास थी वह क्या था कि जो है सो हमारा जो है सो एक कोविशील्ड, दूसरा जो है सो कोविशील्ड का लेना है या कोवैक्सीन का ही लेना है। लेकिन अब ये आईसीएमआर बोल रहा है, रिसेंट जो स्टडी हुई है उसके हिसाब से यह बोल रहा है कि जैसे एक आप कोविशील्ड का दूसरा कोवैक्सीन का लेते हैं तो बढ़िया जो है सो इसका एंटीबॉडी बन रहा है बॉडी में, बढ़िया इसका रिजल्ट है। और शरीर जो है सो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है सो कोरोना के खिलाफ हमारी काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन बनाए हैं जो आप लोग इसका जवाब दीजिए। कहता है कि जो है सो इसका है कि अगर दोनों के डोज हम मिक्सचर में लेते हैं तो क्या होगा। मिक्सचर इन द सेंस कि मतलब कि एक कोविशील्ड और दूसरे टाइम पे एक कोवैक्सीन का, ऐसा नहीं कि दोनों को मिला के एक साथ ले लेना है, ऐसा नहीं करना है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है कि वन टाइम पे एक डोज जो है सो आपका कोवैक्सीन का ले रहे हैं और दूसरा डोज जो है सो आपका कोविशील्ड का ले रहे हैं। ठीक है। तो आपका ये ऐसा है, मिक्सचर का मतलब ये नहीं कि दोनों को मिला के और दे दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिएगा। तो बोलता है डेथ ऑफ द पेशेंट का डेथ हो जाएगा। दूसरा है कि बेटर प्रोटेक्शन एज कंपेयर टू द वन वैक्सीन ऑफ द 2 डोजेज। दूसरा चीज़ है कि नो इफेक्ट ऑन कोरोना और नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें से आपको पता है कि हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। दोनों को अलग अलग जो है एक कोवैक्सीन दूसरा कोविशील्ड ले रहे हैं, तो हमें एक पहला डोज कोविशील्ड का दूसरा कोवैक्सीन का ले रहे हैं, तो हमें बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। इसलिए अपना ऑप्शन जो है सो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो इसी में अपना जो है सो इसका रिजल्ट जो है सो आपका जाहिर सी बात है कि बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। दूसरा चीज़ ये है कि आपका जो है सो विच वन इज करेक्ट अबाउट द आईसीएमआर। तो अब जाहिर सी बात है कि हमारा जो है सो मेन मकसद क्या है कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी के जो क्वेश्चन बनते हैं उसके जैसा कुछ फ्रेम किया जाए। तो अब देखिए ये इसके पहले वाला जो है सो किसने बताया है, तो इसके पहले वाला जो है सो बताया है आईसीएमआर नहीं बताया था। ठीक है। तो आईसीएमआर से क्वेश्चन बना देते हैं हम लोग। ठीक है। तो आईसीएमआर से जो क्वेश्चन बनता है, इट वाज फाउंडेड इन 1911 एज ए IRFA and but renamed 1949 as a Indian Council of the Medical Research. It comes under the Ministry of the Women and the Child Development. It is one of the oldest and the largest medical research body in the world. In 2007, organization established the Clinical Trial Registry in India, which in India's National Registry for the Clinical Trial. ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है सो आपका इसको 1911 में एस्टेब्लिश किया गया और 1949 में जब देश आज़ाद हुआ तो इसका नाम जो है सो इंडियन जो है सो यहाँ पे IFRA से नाम चेंज करके ICMR कर दिया गया। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका जो है सो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है।
ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन अपना गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हो गया अपना यहाँ पे गलत हो गया। तीसरा हम लोग बात करते हैं, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी इन द वर्ल्ड। तो जाहिर सी बात है 1911 का बना हुआ बॉडी है, तो ओल्डेस्ट भी हो गया और लार्जेस्ट भी हो, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी बड़ा है, तो इसलिए जो है सो ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये सत्य है। ठीक है, इसलिए जो है सो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है। और बोलता है कि इन 2007 में जो है सो आपका जितना भी क्लिनिकल ट्रायल हो रहा था, क्लिनिकल ट्रायल के लिए, क्लिनिकल ट्रायल का मतलब कोई भी नया टेक्नोलॉजी आया है ड्रग से रिलेटेड या जो है सो आपका हेल्थ से रिलेटेड, तो उसके लिए एक रजिस्ट्री बना है जो ICMR के अंदर भी है, आपको यहाँ पर रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो उसका नाम है नेशनल जो है सो रजिस्ट्री फॉर द क्लिनिकल ट्रायल के लिए। और ये जो है सो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इस तरह से आपका दूसरा गलत है, तो जहाँ जहाँ दूसरा है उसको आप फेज आउट कीजिए। तो ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी और डी में आप देखिए सी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन डी ज्यादा सही है क्योंकि 1, 3 और 4 ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है और यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, इसलिए यहाँ पे आपका जो है सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आपका जो है सो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी आपको हमने बता दिया है, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट की तरफ बढ़े अगर हम, तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जज व्हिच प्लेस ऑफ इंडिया दैट टू मच डेंजर फॉर द ह्यूमन राइट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्चुअल में देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आपको कहीं लिखना पड़ना है तो आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहेगा, या आ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब बोल रहे हैं, बी रमन्ना बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, तो आपका जो है सो इंडिया में कौन ऐसा जगह है जिसको बोलता है कि ह्यूमन राइट वायलेशन सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यह जो है सो आपका पुलिस स्टेशन है। कौन सा प्लेस है? पुलिस स्टेशन है, जहां पे ह्यूमन राइट का सबसे ज्यादा वायलेशन होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है और इस चीज को आप कोट कर सकते हैं, कहीं इंटरव्यू में कोट कर सकते हैं, या फिर कहीं पे जो है सो मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कह सकते हैं। और यह बात किसने बोली है? तो यह बात जो है सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोली है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स जो है, विच आर द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द NIA। ठीक है, तो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में आपका जो है सो करंट अफेयर्स क्या कहता है, आप देखिए। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में अगर कहा जाए तो इसका जो है सो आपका एस्टेब्लिशमेंट जो है सो आपका 2008 और 2009 में ये जो है सो काम करना चालू कर देता है। ठीक है, 2008 में है सो आपको पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, इसको मुंबई टेरर अटैक कहा जाता है। मुंबई टेरर अटैक कहा जाता है। यह घटना जो है सो आपको 2008 में हुई थी। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कुछ ऐसा बॉडी बनाया जाए जो इस टाइप के टेरर अटैक को क्या किया जाए, रोका जा सके। ठीक है, तो इसी के लिए जो है सो आपका 2008 में यह बॉडी आई थी और 2009 से यह काम करना शुरू किया था। तो यह जो है सो आपका क्या क्या कौन कौन से फील्ड में काम करती है? तो टेरर में काम करती है, जहाँ पे टेरर अटैक का संभावना है वहाँ पे काम करती है। टेरर अटैक के बाद में जो है सो आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग में काम करती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बाद में क्या करती है, जो है सो आपका जो है सो फेक करेंसी जो है सो बांग्लादेश और पाकिस्तान और नेपाल से आते हैं, तो फेक करेंसी को भी फेज आउट करने का काम करती है। ठीक है, फेक करेंसी हो गया। उसके बाद में साइबर अटैक को भी देखती है जो टेररिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो और उसके बाद में ड्रग्स को भी देखती है, जो ड्रग्स वाले जो मतलब टेररिस्ट से जुड़े हुए हैं वो सारे काम देखती है। तो आपका यहाँ पे है कि जो है सो यह जो है सो आपका 2008-2009 में हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो है सो अब यह जो है सो आपको याद रखना है कि यह जो है सो आपका मिनिस्ट्री ऑफ जो है सो आपका होम अफेयर्स के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स के अंदर में आता है यह। उसके बाद में अगर किसी स्टेट से, मान लीजिए किसी स्टेट से हमें नो परमिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टेट फॉर इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब हुआ कि स्टेट में कहीं पे टेरर अटैक से रिलेटेड कोई चीज इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो स्टेट के परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो
तो उसके बाद में जो है सो आपका यह जो है सो आपका फेडरल लॉ से डील करता है। फेडरल लॉ का मतलब सेंटर और स्टेट के दोनों लॉ को ये देख के लेके चलता है, ठीक है। इसको जो है सो सेंटर, आप पॉलिटी का वीडियो देखिएगा तो उसमें पता चलेगा, सेंटर और स्टेट के लॉ को लेके चलता है, टेरर टैक्स से जो भी चीजें हैं, तो ये फेडरल लॉ को डील करता है। तो अब आपका जो है सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे हिसाब से क्लियर हो गया है। तो अब इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। इट वॉज फॉर्म इन 2009 में, बिल्कुल सही है। दूसरा चीज है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द सिक्योरिटी, यह गलत ऑप्शन हो जाता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, मतलब यह ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद में इट इज नॉन फेडरल लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, तो नॉन फेडरल लॉ नहीं है, ये फेडरल लॉ इम्प्लीमेंटिंग है। ये वाला जो है सर फेडरल वाला जरूर याद रखना है, यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन बना देगा कि आपको कंफ्यूज कर देगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जाहिर सी बात है सेंट्रल एजेंसी है तो सेंट्रल स्टेट दोनों के लॉ को फॉलो करेगी। फॉर डीलिंग विथ द टेररिस्ट केसेस ऑफ एनआईए फर्स्ट टेक द परमिशन फ्रॉम ए स्टेट, आपको अभी बता दिए कि स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है सो ऑप्शन जो है सो आपका ओनली वन जो है सो आपका पहला ऑप्शन ही सही है, बाकी सब गलत है, उसका ऑप्शन 1 सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ऐसा है कि ये क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं उसका पैटर्न जो है सो आपका स्टेट पीएससी और यूपीएससी के लेवल का ही है, इसलिए जो भी हमारे भाई बंधु देख रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, ठीक है। हमारा कोशिश यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें कवर किया जाए और आपको क्वेश्चन उस लेवल का ही मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नेशनल फ्लैग, ठीक है। तो अभी जो है सो आपका याद होना चाहिए, ये है आपका नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग में आपका यहाँ पे है आपका, ये है आपका सैफरन हो गया, ये आपका वाइट हो गया और यहाँ पे आ गया ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे 24 तिली वाला जो है सो अशोक चक्र हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिक्कत आई है, दिक्कत ये आई है कि अभी जो है सो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि प्लास्टिक का जो है सो प्लास्टिक का नेशनल फ्लैग को जो है सो हम लोग अब प्लास्टिक का नेशनल फ्लैग का यूज नहीं करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहना है कि आप प्लास्टिक के नेशनल फ्लैग का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यह इससे पोल्यूशन को क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। तो अब प्लास्टिक का नेशनल फ्लैग आपको नहीं यूज करना है। नेशनल फ्लैग को हम लोग कब अडॉप्ट किए थे, तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को हम लोगों ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो है सो आपका इसको ड्राइंग करने वाले आंध्र प्रदेश के थे, उनका नाम था पिंगाला समथिंग नाम है, वेंकैया, ठीक है। और ये जो है सो गांधीयन लीडर थे, मतलब गांधीयन के फॉलोअर थे। और गांधी जी से जब चर्चा हुई थी, गांधी जी ने इनको बोला कि भैया ये बताए कि हम इतने सारे काम किए, नेशनल फ्लैग पे हम अपना देश का एक झंडा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है सो गांधी जी ने इनको परमिट किया कि आप झंडा का डिजाइन तैयार कीजिए और बाद में इसको एक्सेप्ट किया गया। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। इट वॉज अडॉप्टेड इन 22 जुलाई 1947 को, यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। इट वॉज डिजाइंड बाई द पिंगाला वेंकैया, ये भी सही है। इट वॉज बोलता कि सिक्वेंस ऑफ द कलर की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम मॉडल में आए तो फ्लैग टॉप पे सैफरन है, बीच में व्हाइट है और नीचे ग्रीन है बॉटम पे, बिल्कुल सही है। एट प्रेजेंट अलाउ नेशनल फ्लैग एज इन द प्लास्टिक मटेरियल में, तो अपना जो है सो ये गलत हो गया, ये आज का न्यूज है और यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन जहाँ भी होगा 4 वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 3 जो है सो आपका क्या होगा, 1, 2 एंड 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है सो नेशनल फ्लैग से रिलेटेड एक न्यूज था। तो देखो न्यूज जो भी रहता है करंट अफेयर्स वहीं से आगे पीछे से बनते हैं, एग्जैक्ट न्यूज से बनना जरूरी नहीं है, लेकिन जो न्यूज में है उसी से बनेगा ये तय है, ठीक है। तो अब न्यूज में बहुत सारी चीजें हैं, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम लोग उसी को चर्चा करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बोलता है कि करेक्ट अबाउट द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बोल रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बोल रहा है। आपको पता है कि रिसेंट में जो है सो मेरे ख्याल से आज या कल में मोदी जी और जो है सो आपका पुतिन जो है सो आपका अभी बैठ के बात करने वाले हैं, मतलब कि अध्यक्षता करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इंडिया के पास में अभी जो है सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो टर्म है, अभी प्रेसिडेंसी किसके पास में, इंडिया के पास में है। और यह अल्फाबेट में जो है सो अल्फाबेट में
यह रोटेट करता है, ठीक है। अल्फाबेट में जितने भी जो है नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनके पास में ये रोटेट करता है, ठीक है। और बीच में 5 परमानेंट मेंबर है, आप इसका जो कमेंट करके नाम बताइएगा। तो ये जो है सो अभी मोदी और पुतिन और अच्छा यहाँ पे चर्चा क्या होने वाली है, तो आपका हॉट इश्यू क्या चल रहा है, एक तो अफगानिस्तान चल रहा है, ठीक है, एक अफगानिस्तान चल रहा है, दूसरा चीज क्या चल रहा है, म्यांमार चल रहा है, ठीक है, तीसरा है यमन है, ठीक है। तो ये जो है सो हमारे हॉट इशू हैं जिस पे हमें चर्चा करना है, जो हो सकता है कि इस पे चर्चा हो। अब बाकी जो है सो आपका जाहिर सी बात है कि इंडिया जब बात करेगा तो टेररिज्म की तो बात करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये आपका संभावित है, कल के न्यूज पर अपने को पता चल जाएगा कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं और पुतिन जी का क्या कमेंट है। तो अपना जो है सो यहाँ पे आपको पता है कि जो है सो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो है सो आपका 6 ऑर्गन बनता है, किसका बनता है, यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। उस 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन जो है सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। और इसका काम क्या है कि वर्ल्ड में जो है सो पीस लाना, मतलब शांति रहे, और जो है सो सिक्योरिटी रहे, मतलब किसी के ऊपर कोई अटैक नहीं कर दे, शांति रहे, कोई अटैक नहीं कर दे, इसका मेन काम यही है, ठीक है। और इंडिया जो है सो यहाँ पे जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है और चाइना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 मतलब कि यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है, एक कौन सा छूट रहा भाई, यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि एक नाम कौन सा इसमें छूट रहा है, ठीक है। और बाकी जो है सो इंडिया जो है सो आपका इंडिया यहाँ पे दावेदारी कर रहा है कि हमको भी इसमें शामिल किया जाए, ठीक है। तो हमको भी इसमें शामिल किया जाए। तो अभी जो है सो इसमें G4 का मेंबर बना है, G4 ग्रुप है, जिसमें है इंडिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है और जर्मनी है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये लोग मिल करके अभी ग्रुपिंग कर रहे हैं कि जो है सो हमको इसमें शामिल किया जाए। और इसके अगेंस्ट में भी एक ग्रुपिंग है, उसका आप लोग नाम बताइएगा क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, तो ये जो है सो आपको कब फाउंड किया गया, तो 24 अक्टूबर 1945 को फाउंड किया गया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम पीस और सिक्योरिटी लाना है, ये भी सही है, इसमें 6 प्रिंसिपल हैं। इट्स हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ये भी सही है। इंडिया इज ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यह गलत हो जाता है, ठीक है। तो यह गलत हो गया, तो आपका 4 नंबर ये बी फेज आउट हो गया और डी फेज आउट हो गया। और ऑप्शन जो है सो सी क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। तो यहाँ पे जो है सो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ITBP। तो ITBP के बारे में इसमें से कौन सा करेक्ट है, उसके बारे में हम लोग देखें जरा। हाँ, तो चलिए हम लोग आप चर्चा करते हैं ITBP। तो ITBP जो है सो आपका इसका फुल फॉर्म है आपका इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो जो हाई एल्टीट्यूड वाले इलाका है, यहाँ पे इंडिया क्या करता है कि जो हाई एल्टीट्यूड वाले लोग हैं उनको ट्रेंड करता है, ताकि वो जो है सो हाई एल्टीट्यूड पे जो है सो कभी लड़ाई हो, हाई अल्टीट्यूड पे अगर कभी लड़ाई होती है तो जो है सो हम लोग जो है सो काउंटर कर सके, ठीक है। और अभी चाइना भी सेम पॉलिसी को अपना रहा है और तिब्बत के लोगों को ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, कि कल के दिन इंडिया से वार होता है तो हम लोग जो है सो यहाँ पे चाइना पीछा नहीं रहे, ठीक है। तो वो भी ट्रेंड कर रहा है और हमारा ये बहुत पहले से चल रहा है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये 1962 में जो है सो इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। और 1962 क्यों होता है, क्योंकि सीनो इंडिया वार हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद में इसकी जरूरत महसूस हुई तो इसको जो है सो आपका अलग से जो अपना 5 जो है सो पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें ये आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में यह आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है यह। उसके बाद में क्या है यह कि अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो 2 वोमेन को जो है सो ऐसा मान लीजिए कि इसमें जो है सो वोमेन को जो है सो इसमें इंक्लूड किया गया है, ऑफिसर रैंक में जो है सो वोमेन को इसमें इंक्लूड किया गया है। और जो है सो आपको ये भी बताना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ना ICJ है, इसमें भी वोमेन को इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग बताइए कि ICJ कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है या मिनिस्ट्री ऑफ
डिफेंस में आता है, ये लो आप लोग बताइएगा। और एक चीज़ और बताइए कि ये जो है सो आपका समुद्र है, तो इसमें 3 लाइन होती है, ठीक है। ये जो है सो 12 नॉटिकल माइल जो हो गया, ये स्टेट हो गया, मान लीजिए कि ये भारत हो गया, तो मान लीजिए केरला से 12 नॉटिकल माइल तक जो है सो यहाँ पे ये स्टेट की मरीन पुलिस रहती है, स्टेट की मरीन पुलिस को गार्ड करती है। उसके बाद में जो है सो 12 से 24 नॉटिकल माइल तक जो है सो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड इसको गार्ड करता है। और 24 नॉटिकल माइल के बाद में जो है अब यहाँ से हो गया जो है सो आपका 0 से हो गया 12, 12 से 24, 24 से लेकर के 200, सॉरी 0 से 12 हो गया, 12 से 24 सबका है आपका जो है सो ये हो गया। और इसके बाद में सो आपका 24 से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक आईसीजे का काम रहता है, इंडियन कोस्ट गार्ड का। और 200 नॉटिकल माइल के बाद में जो है सो आपका इंडियन नेवी आ जाता है। तो ये जो है सो आपका 24 से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक के बीच में कौन है, इंडियन कोस्ट गार्ड है। और ये नेवी के अंदर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। जबकि आईटीबीपी जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आईटीबीपी हैविंग नो एनी वोमेन ऑफिसर अलॉटेड, यह गलत ऑप्शन है। हम लोग अभी बात किए कि अब यहाँ पे वोमेन को अलाउ कर दिया गया है। इट इज वन ऑफ द 5 सेंट्रल आर्म फोर्सेस, ठीक है। 24 अक्टूबर 1962 को इसको रेज किया गया। और जो है सो 1962 के सीनो तिब्बत अनुवार के हिसाब से हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल सही है। इट केम्स अंदर मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस के अंदर में नहीं आता है बाबू, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स के अंदर में आता है। तो तीसरा यहाँ पे तो आपका गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, तो आपका बी और सी गलत हो गया। और ऑल ऑफ द अबव गलत होगा क्योंकि ऑलरेडी ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ए जो है सो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से चले, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आपके समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो आपका ये रहा आपका आईटीबीपी के बारे में जो इतिहास था वो हम लोग डिस्कस कर लिए। ऑप्शन ए ओनली 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अब हम लोग जो है सो थोड़ा सा ये यहाँ पे जो है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड जो न्यूज़ था उससे ये इतना क्वेश्चन हमने बनाए थे आपके लिए। आप लोगों को कैसा लगा यह बताइएगा मुझे कमेंट करके। और हमारा ये क्वेश्चन जो है सो यूपीएससी के लेवल का है, तो आप लोग जरा जो है सो आप क्वेश्चन को करिए और आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम और अच्छे अच्छे कोर्स आपके लिए ला सकें। तो हमारा जो है सो दूसरा चीज़ है कि मेंस आंसर राइटिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो डेली आपका जो एडिटोरियल वगैरह रहता है तो उससे मेंस के जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम लोग चलते हैं। और हमारा कोशिश ये है कि आने वाले टाइम में जो है सो पेपर 1, 2, 3, 4 और ऑप्शनल का जो हमारा जो ज्योग्राफी है उसके हिसाब से भी हम डिस्कशन चालू करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है सो पहला यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग में मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको 2 पेज मिलेगा, ठीक है, 2 पेज मिलेगा यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन में। और अगर वही जो है सो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 पेज मिल लेता है। जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी का जो मार्किंग सिस्टम है, स्टेट का तो मुझे पता नहीं है, यूपीएससी में ये 3 पेज मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, यहाँ पे एक डायग्राम आ गया, ठीक है। उसके बाद में जो है सो यहाँ पे आपका जो है सो आपका 10 नंबर है तो 7-8 पॉइंट यहाँ पे बनाइए, 7-8 पॉइंट यहाँ पे, मतलब इसमें 7-8 पॉइंट आ गया। और यहाँ पे कंक्लूजन करिए कि आप क्या इसको समझते हैं और आपका क्या विचार है। अगर पूछ रहा है तो नहीं, तो भी नहीं पूछ रहा है तो भी आपको पॉजिटिव कंक्लूजन देना ही है, तब पता चलेगा कि आप एक आईएएस बनने के लायक हैं या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, डू यू एग्री दैट तालिबान कैप्चर अफगानिस्तान बैड फॉर इंडिया। क्या आप इससे एग्री हैं कि तालिबान अगर अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेगा तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। इससे आप एग्री हैं, सहमत हैं, असहमत हैं, क्या है आपका यहाँ पे व्यू जान रहा है। कोई एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है। ऐसा न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी जो है सो तालिबान ज़्यादा ही कैप्चर कर लिया है अफगानिस्तान को। तो जो है सो अब यहाँ पे जो मैं अभी इंटरनेशनल रिलेशन में जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो कोशिश जरूर कीजिए। ये जो है सो ये आपका इंडिया हो गया और इधर जो है सो ये आपका पाकिस्तान हो गया, ठीक है। इधर पाकिस्तान हो गया और इधर 106 किलोमीटर से इधर अफगानिस्तान हो गया और इधर जो है सो ईरान हो गया, ठीक है। तो हमारा जो है सो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि मैप जरूर बनाना है। तो ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका पाकिस्तान हो गया और ये अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। और तालिबान यहीं पे इधर से कब्जा करते हुए जा रहा है। और जो है से यहाँ पे 106 किलोमीटर है और ये है आपका पता है कि मोस्ट डिस्प्यूटेड है इंडिया में अभी तो, ठीक है। तो मोस्ट डिस्प्यूटेड आपका कौन सा है, JNK है। और आपको पता है कि जो है सो आपका कंधार में ही जो है सो वही कंधार जो है सो आपका अफगानिस्तान का जगह है जहाँ से इंडिया के जहाज को जो है सो वो करके लेके वहाँ पे रखे हुए थे, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या है कि जब ये पूरा अगर कैप्चर हो जाता है तालिबान का, और ये तालिबान जो है सो पाकिस्तान सपोर्टेड है, तो जब पाकिस्तान सपोर्टेड है तो जब ये पूरा कब्जा हो जाएगा तो जाहिर सी बात पाकिस्तान बोलेगा कि यहाँ पे तुम अपना लड़ाके भेजो, तो यहाँ पे ये लड़ाके आएंगे और यहाँ पे इनस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक चाओस की कंडीशन है। तो हम लोग जो है सो इंट्रोडक्शन में ये जरूर लिख सकते हैं कि अभी हमें क्या लिखना है, तो डू यू एग्री दैट तालिबान कैप्चर अफगानिस्तान। तो हमें जो है सो अफगानिस्तान और तालिबान के कॉन्टेस्ट में ही चीजें लिखनी है। तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि हाँ तालिबान जो है सो जिस स्थिति से अभी आगे बढ़ रहा है, हो सकता है कि भविष्य में ये जो है सो आपको कैप्चर कर ले। तो यहाँ इंट्रोडक्शन आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा, मैप आपका यहाँ पे आ गया। अब हमें पॉइंट लिखना है मेन बॉडी में। तो हमें जो है सो इंडिया कंटेस्ट में हमें सारा चीज को इंडिया कंटेस्ट में डिस्कस करना है। तो हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। उसके बाद में जो है सो आपका जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान का क्या इशू है जम्मू और कश्मीर के साथ में, चाइना का क्या टसल है हमारा, रसिया इसमें कैसे मदद कर सकता है, यूएसए हमारा इसमें कैसे मदद कर सकता है, और मुस्लिम सेंटीमेंट जो चूंकि मुस्लिम कंट्री है तो उनका क्या इसमें इंटरनल सिक्योरिटी में क्या रोल रहेगा, टेररिज्म में क्या रोल रहेगा। और पास हिस्ट्री में आपको पता है कि कंधार ये लोग विमान लेके गए थे, और इसके पहले भी बहुत सारी जो है शुरू में यहाँ अटैक हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तालिबान सपोर्टेड था उस टाइम पे। उसके बाद रिसेंट रोल एंड द कंडीशन ऑफ द पाकिस्तान। अब यहाँ पे क्या है, आपको एक चीज और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो है सो अब यहाँ पे जब अपन कंक्लूजन की बात करेंगे, ये जो है सो आपको हर एक चीज के बारे में जितना भी यहाँ पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के संबंध के बारे में एक पॉइंट हो जाएगा, इंडिया के बारे में, इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी और फोर्सेस के बारे में हो गया। उसके बाद चाइना का क्या इसमें वो है इशू है, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद रसिया इसमें हमें कैसे बचा सकता है, क्योंकि हमारा और रसिया का फ्रेंडशिप रिलेशन है 1971 का, वो कर सकते हैं। यूएसए हमें इसमें कैसे बचाएगा चाइना से और पाकिस्तान से। JNK का इसको हम लोग इंटरनली कैसे रिजॉल्व करें जल्दी से जल्दी, ताकि जब तक ये पूरा कब्जा करे उससे पहले हमारे यहाँ के अगर इशू सेटल डाउन हो जाएगा तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसका मुस्लिम सेंटीमेंट, अपने मुस्लिम जो अपने सेकुलर कंट्री है, तो सेकुलर कंट्री है तो हमें अपने हित में मुस्लिम सेंटीमेंट को रखना पड़ेगा ताकि इंटरनल सिक्योरिटी और राइट्स की कंडीशन नहीं आ पाए। और टेररिज्म थ्रेट को हमें न्यूट्रलाइज करना है तो अपने इंटरनल फोर्सेस को और डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना पड़ेगा ताकि इजी से डिटेक्ट किया जा सके। और पास हिस्ट्री में आप कंधार का लिख सकते हैं। रिसेंट रोल कंडीशन ऑफ द पाकिस्तान के, अभी रिसेंट में जो है सो पाकिस्तान की कंडीशन बैड है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वहां पे जो है सो हो सकता है कि जो है सो सिविल वार चालू हो जाए, और सिविल वार चालू हो जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें जाहिर सी बात है इसका हमें परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कमेंट करेंगे कि हाँ यह जरूरी है, यह जरूर है कि अगर तालिबान पूरा कब्जा कर लिया तो हो सकता है it may be possible that Taliban is supported by Pakistan, and after that Taliban attack on Jammu and Kashmir, or it is a threat after concluded peace between Afghanistan and Pakistan. After that Taliban supported militant came into India as a terrorist and attack, and our internal security is at the danger time. It may be possible. तो आपको ऐसा ही कंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है सो आपका पहला क्वेश्चन हुआ। हमारे के हिसाब से आप लोग यहाँ पे अब जो है सो एलिजिबल है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, तो आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, और आप नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट कीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर को लिखिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि डू यू बिलीव दैट म्यांमार इशू हर्ट द इंडियन सिक्योरिटी इन द, मतलब कि यहाँ पे फ्यूचर होना चाहिए, एक्चुअल में यहाँ पे पास्ट हो गया है। आप लोग यहाँ पे जो है सो यहाँ पे ये वर्ड को आप लोग फ्यूचर कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला वर्ड जो है सो आपका फ्यूचर रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। म्यांमार का एक आपको मैप बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, म्यांमार को एक मैप बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो है सो प्रीलिम्स और मेंस का कंबाइन स्टडी हो, और आप लोग जो है सो लाइव में देखें कि कैसे जो है सो क्वेश्चन आंसर को अपन वो करते हैं। हर एक आदमी का जो है सो क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं कि जो है सो, लेकिन मेन फैक्ट के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर सकता है ना। मेन फैक्ट जो है सो आप भले कुछ भी लिख रहे हैं, मेन फैक्ट तो आप उसको झुठला तो नहीं सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसी पे ध्यान दीजिएगा। मेन फैक्ट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इधर से ये ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, तो आप देखना मेघालय की बाउंड्री जो है सो ब्रह्मपुत्र रिवर ही बनाती है, ये नेचुरल बाउंड्री है। ठीक है, ये मेघालय जो है ना ये नेचुरल बाउंड्री हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे गुवाहाटी है कहीं पे, तो हमारा जो है सो अब ये जो है सो आपका इधर आपका जो है सो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर जो है सो ये नागालैंड हो गया। ठीक है, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया। 146 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन है। अभी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट था, आप लोग अभी यहाँ पे 5 पुलिसमैन को मार दिया। ये त्रिपुरा था, यहाँ से ये कम्युनिटी जब लड़ाई हुई थी तो यहाँ से ये भाग के आ गई थी। कम्युनिटी का आप लोग जरा नाम बता दीजिएगा। और यहाँ पे ये हो गया आपका म्यांमार हो गया। ठीक है, ये म्यांमार हो गया, ये नीचे तक आता है, इधर ये ऐसे आ जाता है, और इधर जैसे इधर बांग्लादेश हो गया, ये वाला बांग्लादेश है।
तो अब हमें जो है सो यहाँ पे अभी आपको पता है कि कौन सा रूल है, मिलिट्री रूल है, ठीक है। और मिलिट्री रूल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ कू हुआ, वहाँ के जो है सो मिलिट्री जनरल थे, उनको लगा कि हमारा पोस्ट चला जाएगा, तो दो ही देश है, एक पाकिस्तान है और ये म्यांमार है, हमेशा मिलिट्री कू होते रहता है और यहाँ पे स्टेबिलिटी कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। तो हमें उधर नहीं जाना, तो मैप आपका हो गया, इंट्रोडक्शन आप बता सकते हैं कि इट में भी पॉसिबल। तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी बताना पड़ेगा म्यांमार कंटेस्ट में कि इट में भी पॉसिबल दैट इन फ्यूचर after the civil war started in Myanmar, then people migrated to Indian territory और रोहिंग्या people also create a problem, ठीक है। तो आपको people, जाहिर सी बात सिविल वार होगा तो people, जैसे बांग्लादेश में सिविल वार हुआ तो people माइग्रेट करके इंडिया में गए 10 लाख, वैसे ही अगर यहाँ पे सिविल वार हुआ तो हो सकता है कि आगे चल के हमें, क्योंकि people अभी प्रोटेस्ट कर रही है। अच्छा, दूसरा चीज है कि अब हमें जो है सो यहाँ पे कॉज का आपको पता चल गया। उसके बाद में बोलते हैं इंटरनल कंडीशन हमें म्यांमार की अभी अच्छी नहीं है और इंडिया के कंटेस्ट में नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी जो है हमारा डिसेबिलिटी है, मतलब कि आपस में ही स्टेट लड़ रहे हैं, तो इनको भी हमें शांत करना पड़ेगा। और जो है यहाँ पे इंसर्जेंसी है, जो आपस में एक दो ट्राइब आपस में लड़ते रहते हैं और यहाँ पे जो है सो आपका जो है सो आसपा और दूसरे तरह के एक्ट लगे हुए हैं, तो ऑलरेडी इंसर्जेंसी है। और यहाँ के लोग अगर इधर माइग्रेट करेंगे या रोहिंग्या इधर माइग्रेट करेंगे तो हमारी कंडीशन और खराब हो जाएगी। तो इंटरनल कंडीशन के बारे में, यहाँ के इंटरनल कंडीशन, इसके कंटेक्स्ट में हमें चर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें अगर यहाँ पे कुछ होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा ट्रेड डिस्टर्ब होगा और चाइना का जो है प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि मिलिट्री रूल है। तो मिलिट्री जो है चाइना को सपोर्ट करती है, वहाँ की मिलिट्री और यहाँ की मिलिट्री, क्योंकि जो है यहाँ पे भी मिलिट्री रूल है इंटरनल रूप से, ठीक है। तो ये जो है सो चाहते हैं, तो ये आपस में दुश्मन जो है सो अपने अपने दोस्त हो गए, तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है इंडिया के अगेंस्ट में जो है मामला भड़केगा और स्थिति और खराब होगी, ठीक है। उसके बाद में जो है सो चाइना का प्रेजेंस आपको पता ही है, और कोको आइलैंड के बारे में आप लोग भी डिस्कस कर सकते हैं, इसके बारे में, ये अंडमान निकोबार के नीचे है, इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। और सिविल वार के सिचुएशन आपको बता ही चुके हैं। और हाँ, एक जो हमारे पास, इनके पास में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, हमेशा निगेटिव ही नहीं बताना है, कुछ पॉजिटिव बताना है कि हमारा और उनका कल्चर लगभग सिमिलर है, क्योंकि हमारे यहाँ से बुद्धिज्म उनके यहाँ गया है, तो हमारे एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही हमारे दोनों देशों के बीच में। तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं म्यांमार में पीस लाने के लिए और उनको जो सलाह दे सकते हैं। उसके बाद में जो है आपका रोहिंग्या के इशू आप लोग बता सकते हैं कि रोहिंग्या जो है अभी इंडिया में जो आए हैं रोहिंग्या, वो बहुत सारे जगह फैले हुए हैं और इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं म्यांमार से है, ठीक है। तो इसका भी आप बता सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन कर सकते हैं कि इट मे बी पॉसिबल एट इन फ्यूचर आफ्टर स्टार्ट सिविल वार इन द म्यांमार ड्यू टू मिलिट्री रूल, पीपल माइग्रेटेड टू इंडिया एंड क्रिएट इनस्टेबल कंडीशन इन इंडिया एंड स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे अब हम जो है थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करके और यहीं पे हम इसको खत्म करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं और हम कोशिश करेंगे कल से कि लगभग 50-60 क्वेश्चन को जो है सो पर डे लिया जाए और जो है सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ में जो है सो आपका बैक ईयर के जो करंट अफेयर्स है 50-60 क्वेश्चन। कोशिश रहेगा कि एक टाइम आएगा कि हम लोग पर डे 100 क्वेश्चन को डिस्कस करें। अगर पर डे 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 3000-4000 अगर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी रहेगी एग्जाम हम क्रैक कर सकते हैं। चलिए, तो बोलता है कि विथ रेफरेंस टू द रॉलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 2015 क्वेश्चन है कि रॉलेट सत्याग्रह के कंटेस्ट में इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमेटी, बिल्कुल सही है। रॉलेट सत्याग्रह, गांधी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल को, यहाँ पे गांधी जी यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है पीपुल जो है उस टाइम पे जो है क्या कर रहे थे अंग्रेज जो है कैरट, ठीक है, गाजर भी दे रहे थे और डंडा भी दे रहे थे, ठीक है। कैरट एंड स्टिक की पॉलिसी को जो है नरम और गरम दोनों था। इस यहाँ पे जो है आपको पता है कि होम रूल लीग जो है होम रूल लीग जो है आप लोग बताइएगा, उसमें 2 होम रूल लीग है। एक है एनी बेसेंट का, ठीक है। एनी बेसेंट को हम ये भी लिख देते हैं, ये होल इंडिया में कर रही थी, पूरे भारत देश में कर रही थी। और जो है आपका बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, तिलक जो है महाराष्ट्र में ही सिर्फ अपने को सीमित कर लिए थे, इसलिए क्योंकि अगर दोनों अगर होल इंडिया में करते, दोनों में क्या होती, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता तो जो है उसका इंपैक्ट खत्म हो जाता। तो जाहिर सी बात है एनी बेसेंट को उठा के जो है अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया तो क्या हुआ, जेल में डाला तो यहाँ से निकली एनी बेसेंट, तो इनको जो है फर्स्ट वुमेन जो थी, फर्स्ट वुमेन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बना दिया अंग्रेजों इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, क्योंकि इनका अच्छा काम था। उसी टाइम गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे, तो इन्होंने इस मौका को देखा और इसको यूटिलाइज करने की कोशिश किया। डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन, अरे यार साइमन कमीशन तो 1927 की बात है ना, रॉलेट एक्ट तो तुम्हारा 1919 की बात है, ठीक है। तो आपको याद करो जालियांवाला बाग कांड जो है ठीक है, तो उसी के अगेंस्ट में जालियांवाला बाग हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि आपका ये वाला ऑप्शन जो है, आपका तीसरा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। जब तीसरा गलत हो जाएगा, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो तीसरा गलत हो गया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 1 और 2 आपका क्या हो गया, सही हो गया।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज वेयर द इकोनॉमिक क्रिटिक, और जो है कॉलोनियल टाइम पे। तो इकोनॉमिक क्रिटिक का मतलब क्या हुआ कि जो अंग्रेज यहाँ से लूट के ले जा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं, यही था ना इकोनॉमिक क्रिटिक का मतलब। तो इसमें जितने भी जो है मॉडरेट लीडर थे, आपके मॉडरेट लीडर जो थे इनको जो है सो इकोनॉमिक क्रिटिक कहा जाता है। ये इकोनॉमिक क्रिटिसाइज कर रहे थे। उसमें जो है सो आपका दादा भाई नौरोजी थे, अगर महादेव गोविंद रनाडे थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, आरसी दत्त थे। तो ये लोग थे जो अच्छे लीडर थे और इनको ये बताए कि जो है सो आपका बताए कि कैसे जो है सो आपका जो है सो यहाँ से वेल्थ जो है सो धन जो है सो अंग्रेज यहाँ से कैसे ले जा रहे हैं। तो पेंशन के रूप में ले जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है सो ट्रेड के रूप में ले जा रहे हैं। उसके बाद में जो है सो सैलरी के रूप में ले जा रहे हैं, सैलरी के रूप में ले जा रहे हैं। उसके बाद में जैसे वहां पे इंडिया के नाम पे जो ऑफिस एक्सपेंसेस है उसके नाम पे ले जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे वार के नाम पे ले जा रहे हैं, इंडिया में वार नहीं कहीं और वार हो रहा है तो भी पैसा इंडिया से जा रहा है। तो ये जो है सो ओवरऑल जो है सो इसका था। एक तो इसमें जो है दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त हो गए और जो है सो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सो आपका डी सही हो जाएगा। तो ये उनके नाम है, गोखले जी हो गए, आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर हो गए, आरसी दत्त हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक पॉलिटी क्वेश्चन है, यहीं पे एंड हो जाएगा ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जो है सो मनी बिल जो है सो लोकसभा में ही मनी बिल आती है, ठीक है। मनी बिल आती है, ये मनी बिल किसके ऑर्डर से आती है? तो प्रेसिडेंट पहले परमिट करता है फिर ये आती है। जब ये लोकसभा में आती है तो डिस्कस लोकसभा में होगा। जब लोकसभा में डिस्कस होने के बाद यह बिल जाएगा राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जो है सो ये 14 दिन तक रहेगा और इनको जो है सो सिर्फ डिस्कस करने का और रिकमेंड करने का अधिकार है। इस पे कोई चेंज करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर कुछ रिकमेंड करते हैं तो ये लोकसभा को मानेगा तो मानेगा, नहीं माना तो गया। इनका रिकमेंड की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट में। जाहिर सी बात है वोटिंग यहाँ आएगा, लोकसभा में ही होगा। और मनी बिल को डिसाइड करने का पावर किसके पास में है? तो स्पीकर के पास में है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि राज्यसभा जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस कर सकता है, बातें कर सकता है, रिकमेंडेशन कर सकता है। उसके बाद इसका पावर तो क्योंकि कोई भी बिल आएगा, आप देखिएगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट का मतलब हुआ कि राज्यसभा हुआ प्लस लोकसभा हुआ और प्लस प्रेसिडेंट हुआ, ये तीनों के मिलकर पार्लियामेंट बनता है। तो ये जो है इसलिए कहा जाता है प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट दे कांट सिट इन द पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना, प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट में बैठेगा नहीं, लेकिन इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट के पास अब यहाँ पे क्या है कि जो है कोई भी बिल आएगा तो मान लीजिए कि आपको कोई मेंबर ले आ रहा है तो आपका लोकसभा और प्लस में जो है राज्यसभा के पास में जाएगा और प्लस जो है फाइनल प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, या फिर जो है लोकसभा से राज्यसभा या राज्यसभा से लोकसभा जाएगा, लेकिन यहाँ से निकल के प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जब ये असेंट दे देगा तो वो जो है सो पास हो जाएगा और वो पूरे भारत देश में लागू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्राइबल 5th और 6th शेड्यूल को छोड़ करके, जो भी एक्स्ट्रा जो स्टेट को पावर दे उसको छोड़ करके। तो राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों नहीं डिस्कस करेगा यार? बजट है, डिस्कस करने का उसका हक है। क्योंकि राज्यसभा में किसके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं? स्टेट में। लोकसभा में किसके रिप्रेजेंटेटिव? पब्लिक के, हमारे, हम लोग वोट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो आपका तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा तो आपका जो है सो पहला और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ जिला डिक्लेरेशन रिसेंटली न्यूज में था, तो ये 2015 के क्वेश्चन है, उसी टाइम का है। तो ये जाहिर सी बात है आपको याद रखना है, ब्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें और ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और आज के लिए सेशन में हमारा इतना ही है। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।